मेरे बच्चे लोग क्लास 9 के, हम लोग आवर सराउंडिंग का फर्स्ट एक वीडियो बनाए थे। आज उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग मेल्टिंग देखे थे। क्या देखे थे? मेल्टिंग। फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा मेल्टिंग के बारे में। देखो मेल्टिंग जैसे कि तुम्हारा, हम क्या बोले थे ना, जैसे कि तुम्हारा सॉलिड है, सॉलिड में एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल को क्या करना, अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, एक बॉन्डिंग रहता है दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हीट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? हीट अप्लाई करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में, ये मॉलिक्यूल क्या होता है ना, अपने आप अपने जगह पर क्या करेगा ना, अपने पोजीशन में ये अपने आप ना वाइब्रेट करते हैं। ये एनर्जी लेता है, ये हीट एनर्जी लेता है। ये क्या करेगा ना, ये दोनों क्या करेगा ना, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट का मतलब अपनी जगह में क्या हिलेगा। उसके बाद धीरे 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 इन लोगों दोनों को काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इन मोशन। मोशन में रहते वक्त जो एनर्जी रहता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल से क्या ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे क्या ना, ये लोग क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा इस तरह से मतलब कि थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। ये दूरी क्या ना बढ़ जाएगा और इन लोग के बीच में अट्रैक्शन क्या ना कम हो जाएगा। तो जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा ना, ये सॉलिड टू धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा ना, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसी के बारे में बताए थे, प्रीवियस क्लास में। अब देखो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू लिक्विड, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। हर जो सब्सटेंस होता है, जो आइस हो गया, आयरन हो गया, अलग अलग मटेरियल, जो मटेरियल होता है सबका बॉइलिंग पॉइंट, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। माने ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबको अलग अलग अमाउंट का हीट एनर्जी जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि पानी का जो होता है, जो जैसे मान लो ये आइस हुआ, आइस से वाटर बदलने के लिए तुम्हारा कितना 273.16 या 273 केल्विन जरूरी पड़ता है। माने कि इतना टेम्परेचर जरूरी पड़ता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे केल्विन सब पढ़ेंगे थोड़ा सा, प्लीज देख लेते हैं इसको। तो ये तुम्हारा क्या ना जरूरी पड़ता है, मैंने सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड होने के लिए इतना टेम्परेचर क्या ना जरूरी पड़ता है। मैंने इतना टेम्परेचर देंगे तो क्या ना ये बॉन्ड टूट जाएगा और उसके बाद क्या ना सॉलिड में आइस का जो अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है आइस में जो, तो धीरे क्या ना ये बॉन्डिंग टूट जाएगा और धीरे धीरे क्या ना ये लिक्विड और क्या ना धीरे पानी में ये बदल जाएगा। तो ये होता है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। माने इतना अमाउंट का हीट, इतना मतलब कि अमाउंट का हीट यदि सप्लाई करेंगे किसमें, तुम्हारा आइस में, तो क्या ना ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पानी में बदल जाएगा। ठीक है, और इससे आगे पढ़ने से पहले थोड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस रिलेटेड करेगा लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए। जैसे टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर और हीट में क्या है, देखो हीट तुम्हारा डिग्री ऑफ सेंसेशन, देखो जैसे तुम्हारा हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठंडा भी लगेगा तो दैट इज काइंड ऑफ हीट, और गर्म भी लगेगा तो दैट इज काइंड ऑफ हीट। और तुम्हारा टेम्परेचर क्या डिग्री ऑफ सेंस, मतलब कितना तुम्हारा ना हॉट, जैसे कि मतलब टेम्परेचर का मतलब होता है मेजरमेंट, जो क्या कर रहा है इसको मेजरमेंट करता है, इसको क्या करता है तुम्हारा मेजरमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये डिग्री ऑफ सेंसेशन, मेजरमेंट, डिग्री ऑफ सेंसेशन। माने जैसे मान लो कि गर्मी दिन में गर्मी लग रहा है तो दैट मीन्स कि ना टेम्परेचर क्या ना राइज हो गया, तुमने क्या हीट ज्यादा हो गया है। ठंडे दिन में ठंडा लग रहा है दैट मीन्स कि हीट कम हो गया है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर बोलने का मतलब है, तो डिग्री ऑफ सेंसेशन मैंने ये खाली मापता है, इसको क्या ना ये मापेगा। ठीक है, कितना हीट अप्लाई किए तो इसका क्या टेम्परेचर राइज करते करते गया, कितना हीट डाउन किए टेम्परेचर क्या ना डाउन करते करते जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग मेजर टेम्परेचर हम लोग डिफरेंट स्केल का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एक डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है डिग्री सेल्सियस,
और डिग्री एक केल्विन होता है जिसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। और फ़ारेनहाइट होता है, और क्या होता है ना, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट देखो यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ, अच्छा थोड़ा इसको नोट कर लेना, तो जूनियर सेक्शन में पढ़े होगे। जैसे मान लो कि ये मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, और यहाँ क्या ना तुम्हारा आइस का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और यदि मान लो कि तुम्हारा क्या ना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मान लो बॉइलिंग पॉइंट, जी मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट, जी मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा क्या ना आइस के ना वाटर क्या ना जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। उसी तरह ही फ़ारेनहाइट के तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यही चीज एब्सोल्यूट स्केल में कितना होगा, ये वाला 273 केल्विन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन। और उसी तरह तुम्हारा क्या ना ये 373 केल्विन। बताइए किस तरह हुआ। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या जमने लगता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट मेरा कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा क्या नाम एक डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल है, सब स्केल है। मैंने कह रहा है एक तो ग्रेजुएट ट्यूब होता है, देखते नहीं हम थर्मोमीटर मापते हैं, जिन्हें बुखार हुआ कि इसको 102 बुखार हुआ, यदि मान लो 102 यदि मान लो कि इसमें सेल्सियस में होता तो क्या हम लोग का तो शरीर जल जाता है ना। तो वो क्या ना वो फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसको हम लोग ना 8th क्लास में पढ़ाते हैं हीट चैप्टर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसको हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट हुआ। तो अब अभी पढ़ेंगे कि हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। इसको थोड़ा नोट कर लेना, दिमाग में रख, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए, क्योंकि अभी जरूरी पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये डिग्री सेल्सियस है और ये मैंने एब्सोल्यूट है, ये केल्विन स्केल में दिया है। चलो केल्विन ले लेते, चलो याद रहेगा तुम लोग केल्विन। देखो यदि मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, +273 ऐड कर देना। क्या कर देना, +273 में क्या 377 केल्विन, इको जो है ना केल्विन 373 के ना केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो कि तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या 273 ऐड कर देना, तो कितना होगा 273 केल्विन। समझ रहे हो ना, ठीक है। यदि मान लो कि तुम्हारा 512 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड कर देना, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 785 है, ये तो केल्विन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करते हैं, जैसे कि केल्विन में मान लो दिया है, जैसे मान लो केल्विन में दिया हुआ है, जैसे मतलब 573 केल्विन दिया है, इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे ना, -273 -273 करेंगे तो कितना होगा 003 300 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो तुम्हारा मान लो जैसे मान लो तुम्हारा 285 केल्विन है, ठीक है, 285 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस कैसे करेंगे, 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 5 से 3 गया 2, 8 से 7 गया तो 1, 12 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा ना। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कैसे करेंगे ना, जब भी केल्विन टू डिग्री सेल्सियस करने रहेगा तो 273 क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमेशा क्या करेंगे ना 273 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस केल्विन। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन, सबसे टेम्परेचर ज्यादा किसका है, 300 केल्विन। 300 केल्विन
और तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस में सबसे टेम्परेचर ज़्यादा किसका है बता दो। वीडियो को थोड़ा पॉज करना, तो लोग खुद बनाना। ये तो केल्विन में है, ये तुम्हारा कितना होगा सेल्सियस में है, तो 330 प्लस 2 73 कितना होगा 303 केल्विन। बात समझ रहे हो ना। तो 303 केल्विन में ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसका एज कम्पेयर टू तुम्हारा सेल्सियस। मैंने क्या यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस इसका मोर टेम्परेचर देन 300 केल्विन। ओके, ये याद रखना, दिमाग में रहेगा ना, बढ़िया। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना था, हीट पढ़ना था, तो टेम्परेचर पढ़ना था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो सॉलिड है, इसको मान लो लिक्विड में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, इसमें लिक्विड में चेंज हो रहा है। ओके, ध्यान से देखना इसको, सॉलिड किस में हो रहा है ना लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो यहां पर एक एनर्जी लगेगा। जैसे कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड है और सॉलिड में मान लो कि दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एक एनर्जी हम लोग एक हीट एनर्जी दी, ठीक है, हीट एनर्जी दी। ये जब हीट एनर्जी इसमें जाएगा तो क्या करेगा ना, ये बॉन्ड को क्या करेगा ना, वो तोड़ने के लिए वो हीट क्या करेगा ना, उसमें अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई करेंगे वो हीट एनर्जी को क्या करेगा ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या ना, सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होगा ना, तो उस समय क्या करेगा ना, वो उस समय उस टेम्परेचर को ना बढ़ने नहीं देगा। जस्ट करेगा ना, फेज चेंज होगा। फेज का मतलब स्टेट चेंज होगा। जैसे मतलब स्टेट चेंज होगा, जैसे मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज होगा, हो रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर बराबर रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा ना, बराबर रहेगा, ना इक्वल रहेगा। हम बताएंगे क्यों इक्वल रहेगा ना। इस तुम्हारा लेटेंट का मतलब हिडन का मतलब जैसे मतलब छुपा लेगा, एनर्जी तो लेगा लेकिन वो बाहर में क्या ना, जैसे मतलब को दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, वो एनर्जी विजिबल नहीं होगा। जी मैं जब मान लो कि टेम्परेचर तो मापेंगे, थर्मोमीटर माप रहे होंगे, तो टेम्परेचर तो बराबर रहेगा लेकिन क्या स्टेट तो चेंज हो रहा होगा। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में बदलता है। और 0 डिग्री सेल्सियस में आइस जो होता है वो वाटर में बदलता है। समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होगा ना, वेपर में बदलेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या होगा ना, वाटर में बदलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक वर्ड आएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और क्या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, पहले लैटेंट फ्यूजन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज कंप्लीट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर, वो एनर्जी जिसमें कि तुम्हारा क्या करेगा ना, पूरा का पूरा जो 1 kg जो रहेगा, 1 kg जो सॉलिड रहेगा उसको पूरा का पूरा लिक्विड में बदल देगा। लेकिन टेम्परेचर क्या होना, राइज नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में देखना आइस भी रहेगा और क्या ना पानी भी होता रहेगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस में आइस सॉलिड भी रहेगा और तुम्हारा लिक्विड रहेगा, लेकिन टेम्परेचर ना चेंज नहीं होगा। उस लैटेंट वेपोराइजेशन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे क्या ना वाटर क्या हो जाएगा ना, कुछ पार्शियल वाटर क्या होगा तुम्हारा वेपर में चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखो वेपर में ज्यादा एनर्जी होगा या वाटर, बॉइल वाटर में ज्यादा होगा, बॉइल वाटर में ज्यादा होगा या वेपर में ज्यादा होगा, या वाटर में ज्यादा होगा या आइस में ज्यादा होगा। एक बात याद रखना, वाटर क्या कर रहा है ना, वेपर में चेंज हो रहा है, तो हीट एनर्जी क्या रहा है ना, यहाँ पर वाटर क्या ना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या ना वेपर में चेंज हो रहा है। तो एक बात याद रखना, एज कम्पेयर टू बॉइल वाटर और क्या ना वेपर, वाटर वेपर जो स्टीम होता है, इसको वाटर वेपर स्टीम बोलोगे, इसको स्टीम, इसको प्रॉपर स्टीम ले लो, याद रहेगा इसको। स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगा ना, बॉइल्ड वाटर में ज्यादा एनर्जी होगा। एक बात याद रखना, स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगा। तो दैट्स वाई यदि मान लो कि हम लोग का शरीर जलता है, यदि मान लो कि स्टीम से जलेगा ना, तो क्या ना ज्यादा सीवियर बर्न होगा एज कम्पेयर टू बॉइल्ड वाटर। डायरेक्टली यदि मान लो कि गर्म पानी रखा हुआ है
गर्म पानी का भाप जो स्टीम होता है शरीर में लग जाएगा ना तो बहुत ज्यादा क्या तकलीफ दे, मैंने क्या ना बहुत ज्यादा क्या ना वो क्या होता है ना तुम्हारा शरीर में घाव ज्यादा बनाता है। तो क्योंकि एज latent heat of vaporization the steam has more energy than they can boil water, that's why steam makes severe injuries in our body, okay, क्योंकि स्टीम का ज्यादा एनर्जी होता है ड्यू टू latent heat of vaporization, याद रखना। उसी तरह ही आइस और वाटर में ज्यादा एनर्जी किसका होगा, देखो यहाँ आइस था, आइस क्या कर रहा है बाहर का एनर्जी को क्या कर रहा है खींच रहा है अंदर में, एनर्जी को खींच कुछ टेम्परेचर क्या ना अपनी तरफ ले रहा है, लेकर क्या कर रहा है ना वो उसको क्या ना पानी में बदल रहा है, तो दैट मीन्स वो एनर्जी जो किसमें तुम्हारा वाटर में चेंज होने के लिए लग रहा है। तो यहाँ पर जितना एनर्जी रहेगा इसके पास क्या ना ज्यादा एनर्जी रहेगा, वाटर का एनर्जी का ना ज्यादा होगा, याद रखना वाटर का एनर्जी का ना ज्यादा होगा, आइस और वाटर की तुलना में वाटर का एनर्जी ज्यादा होगा ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, हिडन हीट मतलब हिडन हीट बोलोगे जैसे मतलब डेफिनेशन करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए स्टेट ऑफ मैटर टू द अनदर स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट द चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या करें दीवार को क्या ना एक थप्पड़ मारे, माने जोर से ठाम से मारे, दीवार तो चोट तो दिखाएगा नहीं, हम लोग का हाथ में क्या चोट तो महसूस हो जाएगा, है ना, लेकिन वो उसको जो लगेगा उसको महसूस नहीं होगा, तो दैट इज उसका जो महसूस नहीं हुआ दैट इज लैटेंट, गुप्त, मैंने क्या अपने में छुपा देना, उसको हम लोग बोलते हैं ना लैटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकली में समझ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ हीट है, जैसे मतलब ये हीट है या एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर है। जैसे कि पानी लेते हैं, आइस है, आइस मान लो कि तुम्हारा ग्राफ तो देखने की कोशिश करना, अच्छा समझना, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर कितना था -3 डिग्री सेल्सियस था, कितना था मान लो कि ये -3, ये चलो इसमें -10 लेते हैं, ठीक है, और ये आ गया मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये वाला आ गया ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखना 0 से लेकर -10 तक क्या रहेगा सॉलिड स्टेट में रहेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस में ये वाला क्या हो जाएगा धीरे धीरे क्या ना तुम्हारा पार्शियल लिक्विड रहेगा, मान लो कि इसको मान लो ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 से ये लिक्विड में आ जाएगा, देखो लिक्विड प्रॉपर लिक्विड में ये रहेगा लिक्विड, ये जो जगह रहेगा ना लिक्विड रहेगा, और ये वाला ना फेज चेंज होगा, ये क्या होगा फेज चेंज होगा, ये फेज चेंज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे मान लो कि तुम्हारा ये यहाँ पे क्या ना मेल्ट करेगा, ये क्या करेगा ना मेल्ट होगा, यहाँ पर मेल्ट होगा। जैसे कि आइस जो रखा हुआ है, आइस जो है वो धीरे धीरे पानी में बदलेगा, यहाँ पे क्या ना पानी में बदल जाएगा, और ये पूरा का पूरा लिक्विड रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा ना ये जो लिक्विड क्या होगा वेपर बदलेगा, ये भी यहाँ पर भी क्या ना फेज चेंज होगा, फेज चेंज। यहाँ पर तुम्हारा लिक्विड क्या होगा तुम्हारा गैस में बदलेगा, जिससे वेपर, ये क्या वेपर में चला है, स्टीम बदल दोगे, स्टीम बोलो या वेपर बोलो, ठीक है, दिस इज वेपर स्टेट में आ जाएगा। और ये तुम्हारा ये भी पार्शियली क्या रहेगा ना लिक्विड रहेगा और क्या ना गैस ये वेपर रहेगा, ये तुम्हारा क्या ना वेपराइजेशन करेगा, ये वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या ना इक्वल रहेगा, बी से सी का टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर क्या ना पार्शियली मेल्ट, पार्शियली क्या ना पानी में बदलेगा और पार्शियल तुम्हारा क्या ना सॉलिड में भी रहेगा, यहाँ पर क्या लिक्विड में रहेगा और तुम्हारा धीरे धीरे वो गैस में भी, जिस मतलब तुम्हारे गैसीय स्टेट में भी जाएगा। इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। ये होता है लैटेंट हीट का तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आइस के बारे में दिया है, ठीक है। 0 से -10 डिग्री सॉलिड में था आइस, ठीक है ना, फिर 0 होते ही क्या ना ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया, इसमें क्या लिक्विड में चला गया और इसमें क्या ना वेपर में चला जाएगा। EF इज द वेपर, CD इज द लिक्विड, AB इन सॉलिड, BC पार्शियल सॉलिड पार्शियल लिक्विड, और DE
पार्शियल वाटर पार्शियल वेपर, ठीक है, ओके, याद रखना। इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें बोलेगा कहाँ कहाँ लेटेंट हीट हो रहा है, बताओ लेटेंट हीट कहाँ हो रहा है, तो उससे पूछेगा लेटेंट हीट वेपोराइजेशन कहाँ है, या पूछेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ है, जैसे DE इज द लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर पूछेगा लेटेंट हीट ऑफ तुम्हारा क्या नाम फ्यूजन कहाँ है तुम्हारा, दिस इज योर BC मेरा क्या ना, BC तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और तुम्हारा DE लेटेंट हीट ऑफ क्या ना वेपोराइजेशन, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। यहाँ पर क्या टेम्परेचर का कांस्टेंट है BC में, यहाँ भी लो यहाँ लो यहाँ लो, जहाँ भी देखोगे पूरा BC जगह में टेम्परेचर क्या ना कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर ना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब चलते हैं 11 मिटा देते हैं। तो नोट कर लेना लेकिन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा शायद हमको लगता है कि छूट गया होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस। ये क्या होता है ना, जो सॉलिड से डायरेक्टली क्या गैसेस होता है। देखना स्टेज शो में जब मान लो कि शो होता है तो नीचे देखो व्हाइट कलर का धुआं जाता है, वो सब जानते हैं बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। वो क्या होता है ना, उसको एक्सट्रीमली प्रेशर में रखा जाता है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में उसको क्या ना पूरा का पूरा रखा जाता है, ठीक है, उस पर सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है। फिर अचानक क्या ना उसको जैसे ही खोल दिया जाता है ना, तो क्या डायरेक्टली क्या वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, मैंने क्या ना वो गैसेस स्टेट में चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या ना एज कम्पेयर टू अदर गैसेस ये क्या ना बहुत ही हैवी होता है, भारी होता है, तो जिसके कारण क्या ना ये हमेशा नीचे रहता है, हमेशा नीचे रहेगा, माने सरफेस के साथ में सट के रहेगा। तो स्पेशल इफेक्ट करने के लिए हम लोग ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे क्या ना सब्लिमेशन का ही एग्जांपल एक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये बता दिए। फिर चलते हैं, एक चीज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे इवापोरेशन। क्या उसे पढ़ेंगे, इवापोरेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आज, इवापोरेशन पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा पूछता है। इवापोरेशन क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर टू वेपर। क्या होता है, जो वाटर से जो वेपर चेंज होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इवापोरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इसके साथ में हम लोग बॉइलिंग को कंपैरिजन करेंगे, ये और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले इवापोरेशन देख लेते हैं। इवापोरेशन हम लोग पढ़ लिए, चेंज ऑफ क्या ना, जैसे मतलब कि लिक्विड टू वेपर स्टेट में, जी मतलब इसको क्या ना लिक्विड टू गैसियस स्टेट में बोल सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इवापोरेशन। इवापोरेशन का खासियत क्या है ना, मतलब इसका ये कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, इट टेक्स एनी मतलब इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है। और इसको बोलते सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन का मतलब, जैसे कि मान लो कि ये कंटेनर में एक लिक्विड है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मतलब मॉलिक्यूल है, सरफेस में तो मॉलिक्यूल है, इस तरह देखो यहां पर भी इस तरह कुछ मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को ये क्या करता है ना, इधर खींच के रखता है, इस मॉलिक्यूल इधर खींच के रखता है, इसको खींच के रखता है, उसी तरह के ना इसको खींच के रखेगा, अट्रैक्शन रहेगा, इधर अट्रैक्शन रहेगा, इधर अट्रैक्शन रहेगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है, उसको 3 जगह से खींच के रखा, लेकिन जो अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसको क्या ना 4 जगह से खींच के रखा।
बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल भी ना उसको खींच के रखेगा, लेकिन इसको क्या करेगा ना, जो अंदर का जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या ना सबके सब खींच के इस तरह रखेगा, है ना। लेकिन जब बाहर का है वो क्या 3 दिशा में करेगा। तो क्या होगा, हवा जब बहेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर का सरफेस क्या करेगा ना, एनर्जी एब्जॉर्व करके ये जो ऊपर का जो होता है ना, ये ऊपर का एक एक लेयर क्या होना, एक एक लेयर मॉलिक्यूल के ना ये उड़ते उड़ते चले जाएगा, बाहर भाग जाएगा। जैसे ये भाग गया, फिर क्या उसके बाद ये भाग जाएगा, फिर ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मैंने बोलने का मतलब होता है कि इवापोरेशन इज सरफेस में, हमेशा लिक्विड के सरफेस में होगा, ठीक है। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, ठीक है। सरफेस फेनोमेनन समझ में आ रहा है ना? अब चलते हैं, फैक्टर कौन सा रहता है, कौन सा फैक्टर रहता है? पहला स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड एक, फिर टेम्परेचर, तीसरा सरफेस एरिया, चौथा तुम्हारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोले, पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। देखो हम क्या बोले, इवापोरेशन 4 बातों पर डिपेंड करता है, 4 ठो तुम्हारा क्या 4 फैक्टर। पहला स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या ना, स्पीड ऑफ विंड के बारे में। विंड स्पीड हम क्या बोले ना, तुम्हारा इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, एज द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, मतलब जितना ही बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन के ना बढ़ जाएगा। माने इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। इसका मतलब विंड का स्पीड बड़ा ज्यादा होगा, हवा जोर से बहेगा तो पानी भी ना जल्दी सूख जाएगा। जैसे मान लो कि हम लोग घर पोंछते हैं, है ना, घर पोंछने के बाद पंखा चालू कर देते हैं, पंखा चालू करने से क्या ना जल्दी घर के ना सूख जाता है। यदि पंखा चालू नहीं करेगा धीरे धीरे सूखेगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, इफ द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा है उसी तरह टेम्परेचर, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। माने सरफेस पर वही एक ही बात, सरफेस पर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस का क्या ना मॉलिक्यूल का क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा और क्या ना वो भागते जाएगा, जैसे मतलब कि वो इवापोरेट होते जाएगा। दैट मींस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। इसीलिए गर्मी के दिन में जल्दी गर्म, ज्यादा गर्म होने से क्या ना कपड़ा बड़ा जल्दी क्या ना सूख जाता है। इसका और भी है। फिर देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस सरफेस एरिया। तीसरा सरफेस एरिया डायरेक्टली इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया माने जितना सरफेस एरिया है, मतलब जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उसका रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो कि यहाँ एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, यही पानी को मान लो इस तरह डाल दिया गया नीचे, ठीक है। तो बताओ तो जल्दी इवापोरेशन किसका होगा? देखो इसमें क्या ना इतना ही क्या ना पानी के ना एटमॉस्फेयर में क्या ना एक्सपोजर हुआ, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया डालने के बाद क्या हो गया ना, पूरा का पूरा सरफेस में क्या हो गया ना, ज्यादा उसको एरिया मिला। तो वी नो दैट देखे ना इवापोरेशन सरफेस फेनोमेनन। तो सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या करे ना इवापोरेट भी क्या ना उतना ही जल्दी होगा। तो इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना सरफेस एरिया। दैट मींस सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो मेरे क्या ना रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड है ह्यूमिडिटी। पहले ह्यूमिडिटी का मतलब समझ लो, उसके बाद पढ़ना ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर। जैसे बोलोगे एटमॉस्फेयर में जितना क्या ना वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा, एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा क्या ना वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा, जितना रह सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आप एक एग्जांपल लेता हूं, गर्मी दिन में जल्दी कपड़ा सूखता है,
ना बारिश के दिन में जल्दी कपड़ा सूखता है। ऑब्वियसली जानते हैं गर्मी दिन में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। रियली गर्मी में क्या होता है ना, सूरज की रोशनी ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है ना तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं रहता गर्मी दिन में। तो जिससे कारण क्या होता है ना, हम लोग को क्या ना, जैसे कि इवापोरेशन का शरीर से ज्यादा हो जाता है। और बारिश के दिन में क्या ना, पूरा एटमॉस्फेयर में क्या ना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, तो इवापोरेशन क्या ना उसमें क्या ना ह्यूमिड ज्यादा होता है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो इसीलिए बारिश के दिन में कपड़ा जल्दी से नहीं सूखता है, बिकॉज ऑलरेडी क्या ना एटमॉस्फेयर में क्या ना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वो क्यों तुम्हारा क्या करेगा, जल्दी क्या करेगा ना, जैसे कपड़ा वगैरह से वाटर क्यों जाएगा, क्यों तुम्हारा क्या ना उड़ते हुए वहां तक जाएगा, पानी क्यों जाएगा तुम्हारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर क्या पढ़े कि यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन का कम हो जाएगा, यदि मान लो ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन के ना ज्यादा हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी समझ लो, वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या ना ह्यूमिडिटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, मान लो ह्यूमिडिटी कम होगा तो क्या ना इवापोरेशन क्या ना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या ना गर्मी दिन में जल्दी कपड़ा सूख जाता है, ठंडी दिन में बारिश के दिन में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑल अबाउट द इवापोरेशन। अब एक टॉपिक रह गया इवापोरेशन और एक तो बॉइलिंग, इसको तो नोट कर लेना। ठीक है, कोई तकलीफ होगा तो हमको जरूर मैसेज करना बच्चा। हाँ देखो, इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या होता है, देखो इवापोरेशन ये क्या ना सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन, और ये क्या ना बल्क फेनोमेनन। बल्क का मतलब होता है बल्क फेनोमेनन, इसका मतलब होता है पूरा होल लिक्विड में होगा। जैसे मतलब कंटेनर में मान लो इस तरह लिक्विड रखा हुआ है, तो इस पूरा लिक्विड में क्या जब पूरा एनर्जी जब गेन करेगा पूरा मॉलिक्यूल, तब जाकर ना ये क्या करेगा ना बॉइल करेगा। लेकिन तुम्हारा कंटेनर का ये क्या ना सरफेस में, ये क्या होगा तुम्हारा सरफेस में क्या करेगा ना, सरफेस में सिर्फ सरफेस में क्या ना इवापोरेट होता रहेगा। ठीक है, और टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। एक बात याद रखना, जब तुम्हारा आइस को देखना रखोगे ना 0 डिग्री सेल्सियस में, देखना 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या हो रहा होगा, कुछ पार्ट वाटर में चेंज हो रहा होगा और कुछ वेपर निकल रहा होगा। देखना ध्यान से, कुछ सॉलिड में भी होगा और क्या ना कुछ वाटर में चेंज हो रहा होगा और कुछ ना वेपर भी निकल रहा होगा। तो इवापोरेशन जो होता है ना कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन तुम्हारा बॉइलिंग होता है उससे तुम्हारा क्या ना ज्यादा मेरा क्या होगा बोलते हो, और ये बॉइलिंग में एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्या करना वाटर बॉईल करेगा। ठीक है ना, और ये कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है। और बस ये दो डिफरेंस याद रखना, और कुछ होगा देख लेंगे, पहले ये दोनों। हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई डज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। जैसे मान लो कि कभी तुम लोग नहा के आना, पंखा के नीचे खड़ा हो जाना, कैसा लगता है, ठंडी लगता है भाई। नेल पॉलिश नाखून में लगाओगे तो देखना नाखून ठंडा लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है। हाथ में पानी डाल दोगे, सुखाओगे, हाथ ठंडा लगेगा, क्यों लगेगा भाई। जानते हो क्या होता है, जैसे कि
यहाँ पर मान लो कुछ वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि ना गर्मी दिन में मान लो कि कुछ एक आइस यहाँ रखा है, ठीक है, एक आइस पीस है यहाँ पे, क्या ना एक तो आइस पीस है, ठीक है। मान लो कि इसके तरफ के 4-5 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये जो आइस है ये सराउंडिंग को क्या करता है, ठंडा कर देता है। क्यों? देखो आइस रखा हुआ है, आइस किस में चेंज होगा, ये क्या करेगा, कुछ पार्ट का ना इवापोरेट हो जाएगा, कुछ पार्ट का ना इवापोरेट होगा। इवापोरेट कैसे होगा ना, देखो जब आइस क्या करेगा ना ठंडा तो इवापोरेट करेगा, जैसे मान लो कि ये क्या करेगा ना, आइस तो जैसे कि मान लो तुम्हारा क्या करेगा ना, लिक्विड में चेंज होगा या मैंने कुछ पार्ट का ना इवापोरेट करेगा, तो तुम्हारा क्या करेगा ना, ये सराउंडिंग से क्या ना एनर्जी खींच लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी क्या करेगा ना, खींच लेगा। ये सब एनर्जी क्या करेगा ना, अपने तरफ का क्या करेगा ना, ये खींच लेगा। इस तरह बात समझने की कोशिश करो, माने पूरा जो सराउंडिंग जो एनर्जी है वो अपने आप क्या करेगा ना, अपने तरफ में खींच लेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल को, वो जो लिक्विड है या आइस पीस है जो भी रखा हुआ है, वो जो लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड क्या करेगा ना तुम्हारा, वो बाहर का एनर्जी को क्या करेगा ना, खींच करके वो अपना मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी को क्या ना बढ़ाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ कर क्या करेगा ना, वो क्या ना एस्केप करेगा, तो सराउंडिंग का जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी का ना कम हो जाएगा। जैसे बाहर का एनर्जी कम होगा तो हम लोग को क्या होगा ना, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सेंसेशन होगा। दैट्स व्हाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, माने सराउंडिंग का एनर्जी को क्या करेगा ना, वो ले लेगा। जैसे मतलब ठंडा, मेरा शरीर ठंडा क्यों लग रहा है, जब पानी है मेरे शरीर में, पानी क्या करेगा ना, इवापोरेट करेगा। जब इवापोरेट करेगा तो मेरा शरीर से क्या ना हीट लेकर वो निकलेगा, वो क्या करेगा ना, हीट वो लेके निकलेगा, एनर्जी क्या करेगा, लेके निकलेगा। जब एनर्जी वो लेके निकलेगा तो हमको क्या लगेगा, ठंडी महसूस होगा। उसी तरह मान लो कि तुम्हारा, यदि मान लो कि हाथ का जो पाम होता है, मान लो कि हथेली पे यहाँ से मान लो कि थोड़ा एसीटोन डाल देते हैं, यदि मान लो कि थोड़ा सा करना ये नेल पॉलिश लगा लेते हैं, तो ये क्या ना हीट एनर्जी क्या करेगा ना, शरीर से ले लेगा, तो जिससे कारण तुम्हारा क्या होगा ना, कूलिंग सेंसेशन होगा। तो रियली क्या करते ना, बाहर का क्या एनर्जी लेकर के वो क्या करते ना, अपने आप को, वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो गैसियस, जो तुम्हारे लिक्विड मॉलिक्यूल था, उसको क्या गैसियस में चेंज करने के लिए बाहर का एनर्जी लेकर के वो अपने यूज करता है, और अपने काइनेटिक एनर्जी का ना ले करके वो क्या ना तुम्हारा इवापोरेट कर जाता है, और लास्ट में पूरा का पूरा सराउंडिंग के ना एनर्जी का ना कम कर जाता है। तो जिससे कारण के ना हम लोग के ना कूलिंग सेंसेशन होता है। इसके कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल है, जैसे मान लो कि वी वेयर कॉटन क्लॉथेस इन समर। हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्यों न जानते हो? कॉटन क्लॉथ क्या होता है ना, वो स्वेट को क्या ना, खूब मतलब स्वेट समझते हो, पसीना, स्वेट को क्या करेगा ना, शरीर में जो कॉटन होता है वो क्या करेगा ना, एब्जॉर्ब, मैंने वो स्वेट को, तुम्हारा कॉटन जो होगा ना गुड एब्जॉर्बर होता है, वो पानी वगैरह जो कॉटन रुई वगैरह जो होता है वो जल्दी क्या करेगा ना, वो जो तुम्हारा शरीर से वो क्या करेगा ना, तुम्हारा वो पसीना को जल्दी क्या करेगा ना, सोख लेगा। जब मान लो सोखेगा तो जल्दी एब्जॉर्ब जब करेगा तो इवापोरेशन में क्या जल्दी होगा। जब इवापोरेशन जल्दी होगा तो वी फील कैन कंफर्टेबल, थोड़ा कूलिंग सेंसेशन होगा। तो दैट्स व्हाई वी वेयर कॉटन क्लॉथेस इन समर। लिखो किस तरह ना, कॉटन आर गुड एब्जॉर्ब ऑफ क्या ना स्वेट, कॉटन क्लॉथेस स्वेट पसीना, तो सो द इवापोरेशन विल बी क्या ना, स्पीड ज्यादा होगा, क्विकली इवापोरेशन भी होगा। दैट्स व्हाई वी फील के ना सम कंफर्टेबल, तो कूलिंग इफेक्ट होगा। पूरा तो एसी तो लगेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल फीलिंग होगा। लेकिन जो पॉलिस्टर पर जो ड्रेस पहनते हैं उसमें क्या ना चिक चिक पानी डो के ना एब्जॉर्ब नहीं होता, मैंने क्या अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, शरीर में ही क्या ना पसीना डर जाता है, तो जिसके कारण क्या ना अच्छा नहीं लगता है। ये हो गया तुम्हारे वी वेयर कॉटन क्लॉथेस इन समर। फिर दूसरा, एट नाइट और क्या ना, वी स्प्रिंकल water on the roof in summer days। गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं ना, छत में पानी डाल देते हैं,
छत में, जिसमें छत है तो इसमें क्या पानी डाल देते हैं। पानी क्यों डालते हैं? देखो जब पानी डालेंगे तब क्या होगा ना, इवापोरेशन होगा। जब इवापोरेशन होगा तो छत का गर्मी को क्या ना लेकर निकल जाएगा, तो छत क्या जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो घर भी क्या ठंडा महसूस होगा। तो ये दो कुछ एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बता दिया। और एक तो है टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, जिसमें लेकिन ना सरफेस ऑफ देखे ना कंटेनर, जिसमें ग्लास कंटेनर, जैसे कि तुम्हारा मान लो ग्लास है, ठीक है, इसमें मान लो कुछ आइस रखे, आइस क्यूब्स रखे, मान लो इस तरह कुछ आइस रख दिए हैं, इस तरह आइस रखे हैं, तो इसमें क्या ना वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन कर रहा है। कहाँ बोल दो, इसमें आइस रखे हैं, ठीक है, तो इसमें बाहर में सब कुछ इस तरह वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर रहा है। ये कहाँ से वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर रहा है? इस वाटर ड्रॉपलेट से क्या ये अंदर का पानी है का? नहीं। देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर को वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। जब वो वाटर वेपर के ना इस सरफेस में कांटेक्ट आता है, ये तो ठंडा रहता है ना, इसमें आइस रखेगा, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो क्या करता है जैसे इसके साथ टकराता है ना, जैसे मतलब कि ये इसमें टकराएगा, मतलब कि जैसे कि व्हेन इट टच द सरफेस ऑफ द ग्लास इट लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी, अपना क्या काइनेटिक एनर्जी का ना खो देता है, तो जिससे कारण क्या होता है तुम्हारा ये धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट से फॉर्मेशन कर जाता है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हम लोग पढ़े थे ना कंडेंसेशन थोड़ा सा, ठीक है, तो वही है कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑल अबाउट तुम्हारा ये आवर सराउंडिंग चैप्टर का यही सब है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा हेडेक लेना जरूरी नहीं है। जिसको भी पीडीएफ नोट चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, पर्सनली पढ़ना है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लास 9 है, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत सीखने की चीज़ें हैं। फिजिक्स हम लोग पढ़ाएं, मोशन चैप्टर, केमिस्ट्री है। तो बाहर का बच्चा है तो जरूर हमसे कांटेक्ट करना बच्चा, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेझिझक बच्चा, कोई चिंता नहीं। हमको डायरेक्ट इसलिए मैं तुम लोगों के ना अपना नंबर, कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ कि तुम हमसे कांटेक्ट करो। कोई झिझक नहीं बच्चा, कोई झिझक नहीं। कमजोर बच्चा स्पेशल, तो कमजोर बच्चे लोग जो है जो डरते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ से, तो जरूर कांटेक्ट करना बच्चा, कोई झिझक नहीं। हमसे जरूर कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर मेरा हम दे देंगे, उसमें से हमसे मैसेज कर देना। जो भी डाउट है, जो भी डाउट हम खुद क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहला मैटर के ना पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है, स्पेस रहता है और अट्रैक्शन रहता है ना। जो स्पेस रहता है इंटरपार्टिकुलर स्पेस बोलेंगे, नहीं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलेंगे। अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। और गैस में क्या होता है ना, तुम्हारा लिक्विड और सॉलिड की तुलना में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तुम्हारा ये पार्टिकल्स PARTIC, स्पेलिंग थोड़ा देख लिया करना, ठीक है। स्पेस ज्यादा होता है किसमें, तुम्हारा ये गैस में, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और सॉलिड में लगभग ना के बराबर होता है। और सॉलिड के ना लेस कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड के थोड़ा कंप्रेसिबल होता है, गैसेस के ना बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। मैटर के बारे में पढ़े थे। मैटर क्या होता है ना, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग मास आर कॉल्ड के ना मैटर, ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। और हम लोग क्या पढ़े थे ना, डिफरेंट प्रोसेस पढ़े, मेल्टिंग पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट पढ़े, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े, सॉलिडिफिकेशन पढ़े, ठीक है। तो ये सब के सब मैंने टॉपिक सब है, इसको थोड़ा सा घर में बैठकर अच्छी तरह से याद कर लेना। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, इवापोरेशन पढ़े, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग पढ़े, ये सब के सब पढ़े। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री सेल्सियस टू केल्विन किए है ना, नहीं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, तुमको 273 का ना ऐड करना पड़ेगा। केल्विन रहेगा, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 का ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा देखे ना ऑल अबाउट द हम लोग का चैप्टर है, ठीक है। तो बच्चा पसंद आए वीडियो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
और अपने दोस्त लोग के शेयर जरूर करना, जरूरतमंद लोग के लिए। और ये मेरा रहा कॉन्टैक्ट नंबर, किसी को कोई परेशानी होगा तो जरूर हमसे क्या ना कॉन्टैक्ट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है ये चीज़ तो, ठीक है। नोट चाहिए तो PDF नोट चाहिए तो जरूर हमको कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे लोग, बाय।